So we will start with a very quick revision of capillary action. तो हमने last session में capillary action start किया था. So we started learning about capillary action. तो हम details ज़्यादा देखेंगे नहीं, but we will just quickly revise. तो what is capillary action? इससे पहले what is a capillary? तो आपको याद होगा a tube having very fine bore and open at both the ends. हमारे पास एक ट्यूब है which is having very fine bore and which is open at both the ends is called as capillary. जैसे ही इस कैपिलरी को मैं थोड़ा सा इस कैपिलरी को जूम करके दिखा रहा हूँ, but it is actually very fine bore. जैसे ही आपने इस कैपिलरी को डिप किया, when one end, not completely, but when one end of capillary is dipped inside a liquid which partially wets a solid or which can wet a solid, तो in that case what do we notice is जैसे ही आपने इस कैपिलरी के एक एंड को लिक्विड में डिप किया लाइक वाटर और केरोसिन which wets a solid, तो what do we see compared to outside level के कंपैरिजन में यहाँ पे लेवल में होगा राइज. So there is rise in the level of liquid inside capillary. इसको हम लोग बोलते हैं capillary rise. And if you dip one end of the same capillary inside a liquid which does not wet a solid, इस केस में compared to outside level there will be fall in the level of liquid inside the capillary. तो यहाँ पे लेवल कम होगा. This is called as capillary fall. तो ये जो phenomena है of rise or fall in the level of liquid inside the capillary is called as capillary action. हमने कल डिटेल में देखा था कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, एग्जांपल्स भी बताए थे. 4 फेमस एग्जांपल्स. नंबर 1, ऑयल राइजेस विक ऑफ द लैम्प. विक मतलब वात, लैम्प मतलब दिया. व्हेन यू पुट विथ विक इन द लैम्प, तो ऑयल हम कंप्लीटली उसमें फिल नहीं करते. व्हाट वी डू इज वी टेक अ डिश व्हिच इज बेसिकली, हमारे भाषा में इसको बोलते हैं वाटी, राइट? And then you put some oil here. इसमें oil होता है. Then what you have is wick, what? And then what do you see? Oil is rising up. It is because of capillary action. क्योंकि यहाँ पे small bores होते हैं. Small bores are there, and then therefore oil is rising up. दूसरा एग्जाम्पल बताया था मैंने, वाटर क्लॉथ है ना, उसको सॉरी नॉट वाटर क्लॉथ, क्लॉथ रैग मतलब वो थिक कपड़ा होता है विच सोक्स वाटर. तो यू हैव क्लॉथ रैग विच कैन सोक वाटर, मतलब एक थिक कॉटन का क्लॉथ है. व्हेन यू कीप इट ऑन वाटर इट सोक्स वाटर, मतलब नीचे से पानी ऊपर गया विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. तीसरा एग्जांपल था वाटर राइजेस अप द क्रिवाइसेस ऑफ स्टोन. रिवर में कभी देखोगे पानी का लेवल कम होने के बाद भी जो रॉक होते हैं बड़े बड़े, वो ऊपर यू विल फाइंड देम वेट, इवन दो वहां पे पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ नहीं, स्टिल वाटर इज राइजिंग अप थ्रू क्रिवाइसेस. मतलब स्मॉल बोर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट रॉक्स, बड़े रॉक जो होते हैं इसमें थिन बोर होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिवाइसेस. तो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दिस क्रिवाइसेस वाटर विल राइज अप. फिर लास्ट एग्जांपल मैंने बताया था आपको ब्लॉटिंग पेपर का. ब्लॉटिंग पेपर कैन सोक इंक. तो ब्लॉटिंग पेपर इज यूज्ड टू सोक इंक विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. इसके बाद हमने कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था. आई विल जस्ट गिव अ वेरी क्विक रिवीजन एंड देन वी विल मूव अहेड विद डेरिवेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन. हाइट एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल वो हम देखेंगे. बट टू रिमेंबर, जस्ट टू रिमेंबर, हमारे पास सबसे पहले एक कंटेनर था. इस कंटेनर में एक लिक्विड है लाइक वाटर, उसमें आपने एक कैपिलरी को डिप कर दिया. तो व्हेन यू जस्ट डिप इट, बिफोर आई डू एनीथिंग हियर, मुझे इसके डुप्लीकेट कॉपीज लगने वाले हैं, तो आई जस्ट मेक सम डुप्लीकेट्स एंड कीप इट हियर. एंड आई विल आल्सो नीड 2 more duplicates टू एक्सप्लेन कैपिलरी फॉल. तो कैपिलरी फॉल के लिए भी हमको डायग्राम चाहिए. एनीवेज, गुड. तो when you just this is important word,
व्हेन यू जस्ट डिप वन एंड ऑफ कैपिलरी, आपने कैपिलरी का एक एंड जस्ट डिप किया है, तो इस केस में यू हैव पिक्चर समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। मतलब देयर इज नो राइज और नो फॉल इनसाइड द कैपिलरी विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, बिकॉज यू जस्ट आपने इसमें कैपिलरी डिप किया है। देन टू एक्सप्लेन कि राइज या फॉल क्यों होगा, तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन 4 पॉइंट्स। एक पॉइंट था ए, जस्ट अबव फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी। एक पॉइंट था बी, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस इनसाइड कैपिलरी। एक पॉइंट था सी, जस्ट अबव द फ्री सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। एक पॉइंट था डी, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। देन इन दिस केस हमने बोला था कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, because A and C both are directly exposed to atmosphere. Then PC equal to BT, PD, pressure at C equal to pressure at D. Why? Because they are just above and just below free surface of liquid. तो ये दोनों सेम होंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से व्हाट डू वी से इज PA इक्वल टू PD। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। देन व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज आपको पता है प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, तो हमको पता है प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड मतलब PA इज ग्रेटर देन PB, मतलब PB इज लेस कंपेयर टू PA, बट PA इज इक्वल टू PD, है ना, PA इज इक्वल टू PD, देयरफॉर प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट D, करेक्ट। तो B पे प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू D, राइट? नो, अदर वे अराउंड। तो ये जो है ना, ये साइन पे ध्यान देना, नहीं तो गए, नहीं तो आप फॉल के कैटेगरी में आ जाओगे। तो यहाँ पे ये उल्टा था, PB इज लेस देन PA, मतलब PB इज लेस देन PD, मतलब B पे प्रेशर कम है, D पे ज्यादा है। जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है वो लिक्विड को नीचे पुश करता है, जहाँ पे कम होता है वो वहां पे लिक्विड ऊपर पुश होता है। मतलब आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, व्हाट यू विल नोटिस इज जो आउटसाइड लेवल है वो तो वहीं पे है, लेकिन जो इनसाइड लेवल है, इनसाइड लेवल का क्या हुआ, राइज हो गया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज। तो ये हमने कल देखा था। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के केस में देयर इज कैपिलरी फॉल, सेम थिंग, सेम स्टोरी। तो यहाँ पे भी आपने जब जस्ट कैपिलरी के एक एंड को डिप किया है, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव इज द लेवल्स आर मोर और लेस सेम। फिर वापस आप वही 4 पॉइंट लोगे, जस्ट अबव, जस्ट बिलो, इनसाइड कैपिलरी A and B, C and D जस्ट अबव, जस्ट बिलो, आउटसाइड कैपिलरी। फिर वापस से ये तो सेम आएगा, मतलब दिस इज सेम, PA इक्वल टू PC इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PC इक्वल टू PD बिकॉज दे आर जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, ये भी सेम है, सिर्फ ये भी सेम है, PA इक्वल टू PD, दिस इज ऑल्सो सेम। तो चेंज कहाँ होता है, चेंज यहाँ पे होता है, दिस इज वेयर इट चेंजेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रेशर ऑन विच साइड, कॉनकेव साइड, pressure on concave side is greater than pressure on convex side, but PA क्या है, PA है PD, मतलब B पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, D पे कम है। तो जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे लिक्विड नीचे पुश होता है, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां लिक्विड नीचे पुश होता है, जहाँ पे प्रेशर कम होता है लिक्विड इज पुश्ड अप। तो व्हाट विल यू नोटिस आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर से आपको ऐसा दिखेगा कि जो आउटसाइड लेवल है वो तो जहाँ था वही है, बट inside the capillary level is falling down. This is how you can explain capillary fall, right? अब ये तो theoretical हो गया, हमें अब चाहिए expression for capillary rise और capillary fall. What do you mean by expression? Expression मतलब कितना height, how much is the height, मतलब how much is the rise और how much is the fall, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। तो दिस इज कॉल्ड एज ईदर राइज और फॉल, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट हाइट, आपको हाइट फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। तो ये कैपिलरी राइज और फॉल मतलब हाइट h, यू कैन फाइंड वाया 2 डिफरेंट मेथड्स, 2 डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो। एक है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, दूसरा है यूजिंग फोर्सेस।
तो दो मेथड है, सेम इक्वेशन कैन बी डिराइव विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। एक है प्रेशर डिफरेंस, दूसरा है फोर्सेस। तो हम दोनों के दोनों मेथड्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेथड नंबर वन, मेथड वन इज यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। अब ये यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, हमने प्रेशर डिफरेंस का एक इक्वेशन बनाया था, याद है, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो उस ये मेथड यूज करना है तो पहले आपको लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, तो लिक्विड के ड्रॉप में इनसाइड प्रेशर Pi इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर PO। फिर आपको पता है डेल्टा P मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, जिसको आप Pi माइनस PO लिखते हो, इट इज इक्वल टू 2T by R, where R is radius of this drop. Remember, capital R is radius of this drop. Correct? तो यहाँ पे 2 क्यों आया था? क्योंकि एक ही फ्री सरफेस था। अगर बबल होता तो कितना आता? 4 आता। 4T by R आना चाहिए था। Remember this? ये याद होगा तो आगे कुछ समझ में आएगा, नहीं तो यू आर गॉन। तो दो मेथड इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक ये भी याद रखो, दूसरा मेथड भी पता होना चाहिए, जस्ट इन केस याद नहीं आया तो, पर आना चाहिए वैसे। अब इसको मैं फिलहाल रखता हूँ। Let us keep it as it is. Now imagine मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है। उस कैपिलरी ट्यूब को मैंने जस्ट डिप किया इन लिक्विड एंड आई एम शोइंग ओनली राइज। ओनली राइज का मतलब ये होता है कि आउटसाइड लेवल, यहाँ पे आउटसाइड लेवल है, इसके नीचे कंटेनर है, हमने ऑलरेडी दिखाया, वो मैं शो नहीं करने वाला। आई एम जस्ट शोइंग हाउ मच इज द राइज, क्योंकि हमको इक्वेशन किसका चाहिए? H का। तो देन व्हाट हैपेंस इज, अगर ये लिक्विड इट इज वाटर और केरोसिन, द वन व्हिच वेट्स अ सॉलिड, उस टाइप का है, तो यहाँ पे हाइट राइज होगा, मतलब यहाँ पे कैपिलरी का राइज होगा। गुड। तो ये कितना राइज हुआ? H, द हाइट इज H, दिस इज H, करेक्ट। अब इसी को थोड़ा सा मैं जूम करके ड्रॉ करने वाला हूं, बिकॉज मैंने इसलिए बोला कि याद रखना व्हाट इज आर रेडियस ऑफ ड्रॉप। यहाँ पे ड्रॉप बना क्या? नहीं, देयर इज नो ड्रॉप हियर। फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे दो रेडियस इन्वॉल्व है। कौन से दो? एक तो कैपिलरी का। तो बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि अगर आपने गलती से भी कैपिलरी के रेडियस को R मान लिया तो गए। ये R है रेडियस ऑफ ड्रॉप। हमारे पास यहाँ पे एक कर्वेचर बन रहा है, मतलब एक कॉनकेव मेनिस्कस है। आपको पता है जब भी कर्वेचर हो तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मतलब इस कर्व सरफेस का कहीं तो एक सेंटर होगा। लेट मी ड्रॉ दिस, टेक दिस सेंटर ओवर हियर। तो जो कर्व सरफेस है उसका सेंटर आ गया ये, तो दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। तो यहाँ पे पूरा ड्रॉप था, यहाँ पे ड्रॉप का पार्ट है, यहाँ पे कैपिटल R पूरे ड्रॉप का रेडियस था, यहाँ पे R ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लेना है अगर आपको प्रेशर डिफरेंस मेथड में ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देन देर इज वन मोर रेडियस, एज आई टोल्ड यू, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो दैट आई विल डिनोट विद द हेल्प ऑफ, मतलब बाय स्मॉल r। तो इसको स्मॉल r ले लेंगे। गुड। नाउ इसका काम यहाँ पे खत्म, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी मैं प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P की बात करूंगा तो 2T by R, where R is radius of curvature, not a radius of capillary. Radius of capillary is related to radius of curvature. वो कैसे, वो देखेंगे, लेकिन ये इक्वेशन यूज कर रहे हो तो कैपिटल R is radius of curvature and not radius of capillary. अब और एक चीज, यहाँ पे कितने फ्री सरफेस थे? 1, तो क्या आया? 2। यहाँ पे कितने फ्री सरफेस है? 1, तो क्या आएगा? 2T by R। मतलब व्हाट हैव यू अंडरस्टूड कि जब जब एक फ्री सरफेस हो तो 2T by R, जब जब दो फ्री सरफेस हो तो 4T by R। वेरी गुड। तो इसका काम खत्म। अब लेट अस जूम दिस लिटिल बिट, थोड़ा सा। फाइन। नाउ
यू शुड नो एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को सरफेस टेंशन बहुत अच्छे से समझा है और आपको वो पता होगा। नहीं पता होगा तो कम से कम एंगल ऑफ कांटेक्ट तो पता ही होगा। तो यू शुड नो कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, लिक्विड और सॉलिड के, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, राइट। ये टेंजेंट इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, करेक्ट। और ये जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। फिर सर्कल के केस में या किसी भी कर्व सरफेस के केस में रेडियस और टेंजेंट हमेशा होते हैं परपेंडिकुलर। वेरी गुड। अगर इतना पता है तो मैं अब ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे ये पता है कि ये एंगल कितना है, 90। हमें ये भी पता है कि ये एंगल कितना है, 90। उसमें से एक पार्ट कितना है, तो बचा हुआ ये पार्ट कितना है, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है, थीटा। वेरी गुड, डन। ये एक्सप्लेन करके दिया नहीं है बुक में, डायग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए। ये थीटा है तो ये कितना है, वाई, अल्टरनेट एंगल, तो पता होना चाहिए थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा अगेन थीटा। गुड। देन cos थीटा, यस। सो मैं पहले से ही लिख के रख देता हूँ cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, स्मॉल r बाय कैपिटल R, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। गुड। देन हमें चाहिए था एक्सप्रेशन फॉर हाइट h, तो पहले हाइट h हाइट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू शो h हियर, तो h पहले लाते हैं फिर देखते हैं आगे का। तो ये डायग्राम आई होप इज क्लियर, यहां तक समझा। स्मॉल आर क्या, कैपिटल आर क्या, थीटा कहां से आया। इफ इट इज अंडरस्टूड देन यू नो दिस इज हाइट h। अब जाते हैं बेसिक्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट पे। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, देन इफ आई हैव फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हियर, और मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, सम पॉइंट बी, इसका डेप्थ है h। व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी इज h रो g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इस वाटर के कॉलम के ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ पीबी माइनस पीओ, इसको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर कितना होता है, एच रो जी, रिमेंबर दिस। अब इसका हमारे इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन, हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन ये करना है, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है एच का, और एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा कैसा अगेंस्ट ग्रेविटी। कैपिलरी एक्शन तो समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, वहां कम था तो राइज हो गया। सिर्फ राइज होना इज वन थिंग, उसको स्टेबल रहना इज अनदर थिंग। वो वापस नीचे आएगा, क्यों आएगा, ग्रेविटी। तो नहीं आ रहा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अब सबसे पहले यू नो टू डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ प्रेशर। एक तो आया लैप्लास लॉ से, तो वन इक्वेशन यू हैव फ्रॉम लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो ज्यादा थ्योरी में लिखने नहीं वाला हूँ बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज इन नोट्स, तो यू मस्ट नो। सबसे फर्स्ट थिंग, यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस है क्या, यस। तो आप लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो। तो यू कैन से यूजिंग लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, using Laplace law of spherical membrane, डेल्टा पी मतलब डिफरेंस इन प्रेशर। अब ये डेल्टा पी कहाँ पे, डेल्टा पी इनसाइड एंड आउटसाइड में। तो मैंने वो जो बी पॉइंट की बात की थी, वो बी पॉइंट में यहाँ ले लूंगा, दिस इज पॉइंट बी, राइट। तो यू नो सरफेस के नीचे प्रेशर कम है, सरफेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि कॉनकेव ऊपर के साइड है। तो यू हैव अपर कॉनकेव, ऊपर के साइड प्रेशर ज्यादा है, मतलब आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड प्रेशर कम है। बट इन एनी केस प्रेशर डिफरेंस है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो डेल्टा पी। नॉट नेसेसरी आप लिखोगे पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड, डजंट मैटर, यू हैव डिफरेंस इन प्रेशर, इतना बताना सफिशिएंट है। सो यूजिंग लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, applying Laplace law of spherical membrane at the free surface of liquid inside capillary,
तो यू हैव प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू सरफेस। अगर ये सरफेस फ्लैट होता तो हम डेल्टा बी जीरो आता, क्योंकि फ्लैट सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल टू 2t बाई आर। वाई 2? बिकॉज 1 free surface. What is R? R is radius of curvature, right? तो हमने Laplace law of spherical membrane अप्लाई कर दिया कहाँ पे? Across the free surface of liquid inside capillary. मैं आउटसाइड दिखा ही नहीं रहा हूं, तो हमारे पास सिर्फ इनसाइड है, तो इनसाइड की बात होगी यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1। गुड। अब as I told you, but if you remember, difference in pressure is equal to h rho g। ये कहां से आया? अभी बताया, ये गेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, डेल्टा p is 2t by r and डेल्टा p is h rho g। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से हमको मिल जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, 2t by r equal to h rho g। हमको एक्सप्रेशन चाहिए था हाइट का, तो h equal to 2t by r rho g। But wait a minute, from diagram as you can see, cos of theta is small r by capital R। तो cos theta is small r by capital R। Equation number 3, therefore capital R, what is capital R? Small r by cos theta। Equation number 4, substitute equation number 4 in equation number 3, so from 3 and 4, height h, what is height h? 2t upon r, what is capital R? Small r upon cos theta rho g, राइट। तो ये cos थीटा जाएगा ऊपर, तो मिल जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r rho g। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन फॉर कैपिलरी राइज, मतलब कितना हाइट बढ़ेगा उसका एक्सप्रेशन है 2t cos थीटा बाय r rho g। अब सिमिलरली इसी इक्वेशन को आप कैपिलरी फॉल के लिए डिराइव भी कर सकते हो, डिराइव नहीं करना तो डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। सिर्फ क्या बोलोगे? सिंपल है, वेरी सिंपल है। कैपिलरी फॉल कौन से केस में होगा? मर्क्यूरी ग्लास। वेरी गुड। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? 135। ऑब्ट्यूज, व्हाट इज कॉस वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल? नेगेटिव। हाँ, तो ये नेगेटिव आ जाएगा उधर, खत्म। नेगेटिव है मतलब नीचे, राइट। तो अगर एक्यूट एंगल हुआ तो पॉजिटिव मतलब राइज, और ऑब्ट्यूज आया तो कॉस थीटा नेगेटिव मतलब फॉल। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक ही इक्वेशन राइज एंड फॉल दोनों एक्सप्लेन कर सकता है। देन नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं सीईटी, जेईई, नीट, तीनों फॉर्मेट में। व्हाट डू यू सी? हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन सरफेस टेंशन या एंगल ऑफ कांटेक्ट एक गिवन पेयर के लिए, जैसे वाटर ग्लास, केरोसिन ग्लास, मर्क्यूरी ग्लास, इसके लिए कांस्टेंट होता है, राइट। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी। जितना कैपिलरी का रेडियस कम करोगे उतना ही ज्यादा हाइट मिलेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हाइट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो जितना ज्यादा आपको हाइट चाहिए उतना रेडियस करना पड़ेगा कम। डेंसिटी तो लिक्विड का कांस्टेंट होगा। वाटर लोगे तो 1000, मर्क्यूरी लोगे तो 13600, जी भी कांस्टेंट है। तो इन शॉर्ट h डिपेंड्स ऑन t, थीटा, r, रो एंड g। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। तो थ्योरी पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू राइट, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। व्हाट यू विल से, कंसीडर अ कैपिलरी, राइट, one end of which is dipped inside liquid like water which wets a solid. We know that in this case there is capillary rise। यहां तक हो गया। यहां तक होने के बाद आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग या फिर यूजिंग अप्लाइंग लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी। देयर इज, ये कॉन्केव सरफेस है मतलब प्रेशर डिफरेंस तो है ही, बाहर प्रेशर ज्यादा है अंदर कम है। तो डेल्टा पी इक्वल टू 2t बाई आर, वेयर आर, हाँ अब ये हमारा लिखना बाकी है तो लिख देंगे, वेयर आर, वेयर कैपिटल आर इज व्हाट,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस भी बोल सकते हो, तो रेडियस ऑफ कर्व्ड कॉन्केव सरफेस, राइट। तो ये मिल गया। बट व्हाट डू वी नो दैट डेल्टा पी इक्वल टू एच रो जी, यहाँ तक तो पता ही है हमको। तो इक्वेशन 1 और 2 से आ गया एच रो जी इक्वल टू 2t बाई आर, तो h इक्वल टू 2t अपॉन आर रो जी, बट cos थीटा इज स्मॉल r बाय कैपिटल R, cos थीटा is adjacent side upon hypotenuse, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R। स्मॉल r हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो कर दो व्हाट इज स्मॉल r, रेडियस ऑफ कैपिलरी, तो वेयर स्मॉल r इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी, राइट। तो हमको कैपिटल R मिल गया स्मॉल r अपॉन cos थीटा, ये कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2t अपॉन स्मॉल r अपॉन cos थीटा रो जी, cos थीटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो मिल गया आपको h का इक्वेशन 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत सिंपल ये फॉर्मुलेशन है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो मेथड 2 भी बता देता हूँ। मेथड 2 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, थोड़ा लेंदी है कंपेयर टू दिस वन, लेकिन उस पे जेई नीट में क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आते हैं। तो दूसरा है मेथड नंबर 2 यूजिंग फोर्सेस, मेथड 2 यूजिंग फोर्सेस। तो अब इस पे पर्टिकुलरली ध्यान होना चाहिए। तो अगेन आई एम शोइंग ओनली इनसाइड कैपिलरी, मैं बाहर का कुछ दिखा नहीं रहा हूं, आई विल बी शोइंग ओनली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड कैपिलरी। तो बाहर का लेवल जो है वो लेवल कम है, और इस केस में अंदर का लेवल ज्यादा है। तो व्हाट यू हैव इज कैपिलरी राइज, तो यू शुड, दोनों ले सकते हो, आपको चाहिए तो आप मर्क्यूरी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज द सेम थिंग। तो व्हाट हैपेंस हियर इज, अगर मैं केरोसिन या वाटर लेता हूं तो शेप क्या बनेगा, कॉनकेव, ओके गुड, कॉनकेव। देन यू मस्ट नो बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या, टेंजेंट, कहां पे टेंजेंट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये आ गया सरफेस टेंशन। और एक चीज याद रखना, हम यहाँ पे दिखाते वक्त सिर्फ दो साइड दिखाते हैं, लेकिन ग्लास को दो साइड नहीं होते, इट इज सर्कल। जब आप ग्लास में पानी डालते हो तो वाटर का कांटेक्ट पूरे के पूरे सरकमफरेंस पे होता है, दो पॉइंट पे नहीं होता। फिर दो ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं ना, वी आर लुकिंग फ्रॉम द साइड, तो हमको तो दो ही पॉइंट दिखेंगे, राइट। बट जब ऊपर से देखोगे तो पूरा सर्कल दिखेगा, तो वो भी हमको यूज करना है यहाँ पे। Then, as you said, this is surface tension. Do you remember definition of surface tension? Force per unit length. Force per unit length. अगर मैं लेंथ को 1 कर दूं तो surface tension equal to force. तो ये जो surface tension है, this is force acting on unit length of the solid surface. मतलब surface tension T या F they are equal अगर length is unity. Unit मतलब 1. तो द आइडिया हियर इज, ये जो टी मैंने लिखा है, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, एक्टिंग ऑन ईच यूनिट लेंथ। मतलब ग्लास की सरफेस में हमने अगर 1 मीटर का लेंथ ले लिया तो यही सरफेस टेंशन जो होगा ये फोर्स बन जाएगा। देन डू यू रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ, to every action there is equal but opposite reaction, very good। तो टू एवरी एक्शन, एक्शन मतलब फोर्स, यहाँ पे T इज फोर्स, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे ये जो मैं ले रहा हूँ ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, राइट, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन, राइट। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये कैपिटल R रिएक्शन है, ये कैपिटल R रेडियस नहीं है। अगर कंफ्यूजन होता होगा तो इसको N बोल दो। तो दिस इज रिएक्शन, दिस इज, मैं नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल की बात ही नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन है। बोलोगे नॉर्मल तो ऐसा होना चाहिए, नहीं, ये टेंशन एक्शन था जो फोर्स है, और ये रिएक्शन है, इसके लिए मैं इसको N बोल नहीं रहा हूं, मैं इसको R बोल रहा हूं, दिस इज रिएक्शन, गुड। अब ऐसा ही रिएक्शन यहां भी होगा,
और ऐसा ही रिएक्शन पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे होगा। तो देयर विल बी रिएक्शन जहां जहां पे फ्लूइड मतलब वाटर ग्लास के सरफेस को टच करेगा, वहां पे अलोंग द टेंजेंट होगा टेंशन फोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। हमने लेंथ को कितना कर दिया 1, तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। तो ये जो टी है ये सरफेस टेंशन या फिर टेंशन का फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो ये एक्शन है, तो इसका क्या है? रिएक्शन है। तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल बिटवीन सॉलिड एंड टेंजेंट, मतलब एंगल बिटवीन सॉलिड एंड टेंशन का डायरेक्शन, दिस इज थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आप रिएक्शन के मतलब टेंशन के, क्योंकि रिएक्शन या फिर टेंशन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। तो अब आप क्या कर सकते हो? आप इसके कंपोनेंट कर सकते हो। तो इसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक कंपोनेंट यहाँ आ गया, कौन सा कंपोनेंट होगा? आर साइन थीटा। मैं आर की जगह पे लिखूंगा टी, तो ये आ गया टी साइन थीटा, ये आ गया टी साइन थीटा कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा टी साइन थीटा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यू ऑलरेडी सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इक्वल बट अपोजिट, तो दे आर गोइंग टू कैंसल आउट। फिर रह गया दूसरा कौन है? कॉस कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट कहाँ है? वर्टिकली अप। तो कॉस कंपोनेंट इज वर्टिकली अप, तो मैं इसको स्ट्रेट अवे यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज टी कॉस थीटा। तो ये था आर इक्वल टू टी, आ गया टी कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी यू विल हैव टी कॉस थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है टी कॉस थीटा, दे आर नॉट गोइंग टू कैंसल आउट। कैंसल कौन हो रहा है? साइन, मतलब कौन? हॉरिजॉन्टल। मैंने अभी आपको बताया, आप देख रहे हो साइड से, यू लुकिंग फ्रॉम द साइड। इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप, अगर आप इसको ऊपर से देखते तो आपको क्या दिखता? सरकमफेरेंस, मतलब पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे लिक्विड का ग्लास के साथ कांटेक्ट है। तो ये जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो कहाँ होंगे? वो हर जगह पे होंगे। हर जगह पे मतलब थ्रू आउट द सरकमफेरेंस। यहाँ पे भी होगा, राइट? यहाँ होगा, यहाँ भी होगा। रिमेंबर मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ साथ में, बट दे आर ऑल टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स कहाँ होंगे? पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे होंगे। दे विल बी एवरीवेयर थ्रू आउट द सरकमफेरेंस। टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। कितनी बार टी कॉस थीटा? कितनी बार टी कॉस थीटा? नहीं, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी टाइम नहीं हो सकता। वेट 360 टाइम्स नहीं है, वो एंगल है। वेट दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो मुझे बताओ ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। तो टी कॉस थीटा कितने है? 2 पाई आर है। तो टोटल फोर्स अपवर्ड इज 2 पाई आर टी कॉस थीटा। तो 2 pi r t cos theta is the total upward force due to surface tension के vertical components। बेसिक अगर आपको याद है, पता है, फिजिक्स का यही प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ यू हैव फोबिया बेसिक्स। कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मोशन तब होता है जब उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हो। मैंने इस पेन को ड्रॉप कर दिया, नीचे आएगा, क्यों आएगा? आप बोलोगे ग्रेविटी। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज ट्रू, ग्रेविटी है, बट बैलेंस करने वाला, ग्रेविटी को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, राइट? मतलब रिजल्टेंट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई, करेक्ट? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसका हाइट बढ़ तो गया, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा वेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लिक्विड है ना। बाहर के कंपैरिजन में, आउटसाइड के कंपैरिजन में, अंदर मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिक्विड है। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये होना चाहिए
कि ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये आना चाहिए क्योंकि इस पे भी तो ग्रेविटी एक्ट होगा, राइट। ये यहाँ पे ये नीचे नहीं आने का मतलब ये मतलब ग्रेविटी मतलब mg वेट, वेट का डायरेक्शन क्या होता है डाउनवर्ड। ये नीचे नहीं आ रहा मतलब इसके वेट को किसी ने तो बैलेंस करके रखा है। किसने बैलेंस किया होगा, कोई ऊपर कोई फोर्स होगा, ऊपर कौन सा फोर्स है 2t 2 पाई आर टी कॉस थीटा। ये जो लिक्विड है एक्स्ट्रा लिक्विड है जिसका राइज हुआ है, मैं इतने की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा जो राइज हुआ उसका, उसका जो वेट है उसका वेट कितना है mg। मान लो इसमें मास कितना है m, तो वेट कितना है mg। mg का डायरेक्शन क्या होता है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को किसी ने तो बैलेंस किया होगा अपवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना mg, ये आ गया डाउनवर्ड फोर्स। तो अंडर इक्विलिब्रियम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स होंगे बैलेंस। तो यहाँ पे डाउनवर्ड वेट को किसने बैलेंस किया अपवर्ड फोर्स ने, और डाउनवर्ड वेट मतलब mg और अपवर्ड मतलब 2 पाई आर टी कॉस थीटा, करेक्ट। व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, 2 पाई आर टी कॉस थीटा। व्हाट इज वॉल्यूम, इस कैपिलरी में जो लिक्विड का राइज हुआ मैं सिर्फ उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। मैं वापस बता रहा हूं नीचे जो भी वॉल्यूम है लिक्विड का, इट इज नन ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो राइज हुआ उसी की बात कर रहे हैं हम, तो जो कैपिलरी में राइज हुआ उसकी। इसका मुझे अगर इस लिक्विड का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो रिमेंबर दिस इज हाइट h। हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर h मतलब एरिया इनटू हाइट, तो एरिया इनटू हाइट रो जी इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा। बट एज यू सेड एरिया इज पाई आर स्क्वायर h रो जी 2 पाई आर टी कॉस थीटा। कैंसल 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 कैंसल, हमें क्या चाहिए था h, तो h को रखो बाकी सबको शिफ्ट कर दो, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। यही इक्वेशन था जो प्रेशर डिफरेंस से भी मिला, यही इक्वेशन है जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स करने से भी मिला है, इट्स एग्जैक्टली द सेम। गुड, तो अप्रोच दोनों में से कोई भी चलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इस पे नीट में भी क्वेश्चन आए हैं ऑल्सो इन जेई, तो यू शुड नो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना 2 पाई आर टी कॉस थीटा। तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछते क्या है। आपको बोलते हैं कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, उसके ऊपर रिंग रख दिया, रिंग इज फ्लोटिंग, तो रिंग इज फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग मतलब अपवर्ड फोर्स कौन सा होगा इनटू 2 पाई आर। तो आपको वो पूछते ऐसा है कि इस रिंग को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो इतना ही चाहिए 2 पाई आर टी कॉस थीटा। वो हम देखेंगे बाद में, डिटेल बाद में, बट जस्ट टू नो। गुड, तो ये सारा आइडिया आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट, नॉट विद अ लॉट ऑफ थ्योरी, जस्ट विद इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल जस्ट रिपीट दिस। तो सबसे पहले व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, यू हैव कैपिलरी राइज, मतलब आपने क्या किया, यू हैव टेकन, व्हाट यू हैव टेकन इज, क्या लिया आपने यहाँ पे एक कंटेनर, कंटेनर में एक कैपिलरी डिप किया, और लिक्विड कौन सा था कंटेनर में, वन विच वेट्स अ सॉलिड। सो consider one end of a capillary, consider one end of a capillary is dipped inside, is dipped inside which type of liquid, is dipped inside a liquid which wets a solid, हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है इस केस में क्या होगा, कैपिलरी राइज। सो वी नो दैट इन दिस केस there is capillary rise. So in this case the level of liquid
the level of liquid rises inside the capillary, then हमको h का एक्सप्रेशन चाहिए था, हम लोगों को हाइट का एक्सप्रेशन चाहिए था, h का एक्सप्रेशन, और h का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करोगे, तो पहले देखना पड़ेगा हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फोर्स से। फोर्स कौन सा है, सरफेस टेंशन। तो लेट T be the force, T is surface tension which is force upon length, लेकिन मैं इस T को क्या बोल रहा हूँ, फोर्स। कैसे बोल सकते हो, let T be the force of surface tension acting per unit length, क्योंकि पर यूनिट लेंथ बोल दिया मतलब लेंथ की वैल्यू 1 कर दी, मतलब सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया इक्वल, राइट। लेट T be force of surface tension acting per unit length, then you know what is the direction of tension, tangent, right? So this force acts along the tangent, at the point of contact, अब हमको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिक्विड और सॉलिड का ही होगा, तो आई विल नॉट राइट डाउन हियर क्योंकि तीसरा कुछ और है नहीं। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, ये हो गया एक्शन। दिस टेंशन इज एक्शन, उसका क्या होगा, रिएक्शन। सो दिस टेंशन इज action of the liquid on the solid, right, is action of liquid on solid, and solid reacts to this action, which is given by R, हमको पता है, क्या पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज R इज इक्वल टू T, राइट, बट मैग्नीट्यूड वाइज R इज इक्वल टू T। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, R इक्वल टू T आ गया। थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता देना लेट थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये थीटा कैसे आया वो हमको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोल सकते हो ये जो रिएक्शन है इसके हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं, राइट। सो दिस रिएक्शन कैन बी स्प्लिटेड अप into components, into number one, horizontal component कौन आया था, T sin थीटा। दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट्स ये कौन थे, ये थे T cos थीटा, कैंसल कौन हुआ था, T sin थीटा। horizontal components cancel out, while vertical components add up करके क्या किया, components add up करके क्या किया, add up to balance, किसको बैलेंस किया, वेट को, to balance the weight, किसका वेट, कैपिलरी का वेट, तो बैलेंस द वेट of liquid inside the capillary, तो ये पता होना चाहिए। अब ये एड अप होके टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो गया ये भी पता होना चाहिए, कितना हो गया, 2 पाई r t cos थीटा। जिसको नहीं पता ये 2 पाई r t cos थीटा कहाँ से आया, तो डायग्राम देख लो, ये t cos थीटा बच गया, ये भी t cos थीटा बच गया, लेकिन हमने दो ही पॉइंट लिए हैं। लेकिन इन रियलिटी लिक्विड जब सरफेस को कांटेक्ट करता है तो पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे कांटेक्ट करता है, तो हर जगह पे दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा t cos, एक होगा t sin। t cos हर जगह पे ऊपर की डायरेक्शन में है,
टी साइन हर जगह पे अपोजिट है तो कैंसिल होंगे, टी कॉस ऐड होंगे, कितनी बार ऐड होंगे, 2 पाई आर टाइम्स ऐड होंगे, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना आ गया, 2 पाई आर टी कॉस थीटा। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा। और इसने बैलेंस कर दिया डाउनवर्ड को, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है वो भी लिख दो, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg, therefore total upward force 2 pi r t cos theta equal to mg। m हमको पता होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और उसके साथ कौन था, g था। हमको पता है वॉल्यूम मतलब कितना, एरिया इनटू हाइट। हमको ये भी पता है एरिया किसका, कैपिलरी का, वो पाई आर स्क्वायर आएगा। कैंसल कैंसल, पाई और पाई भी कैंसल, तो H इक्वल टू 2t cos theta अपॉन r rho g। सो दिस एक्सप्लेन्स कैपिलरी राइज और फॉल। अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई, वो कब होगी, जब थीटा एक्यूट होगा तो लेवल में राइज होगा। cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई, वो कब होगा, जब फॉल होगा। वो कब होगा, जब मर्क्यूरी होगा, राइट। तो एक ही इक्वेशन वापस से दोनों के दोनों राइज और फॉल को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस। तो दोनों मेथड्स इंटरेस्टिंग है। पहला वाला ऑब्वियसली इज मच सिंपलर, बट प्रोवाइडेड आपको लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन अच्छे से पता होगा, तो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वो तो स्फीयर था, ये तो कर्व सरफेस है, कैसा कैसा लगा दिया वो, नहीं ऐसा कैसा नहीं वो लगा सकते हो, राइट। जब जब कर्व सरफेस हो, मतलब कर्वेचर जब जब बनेगा तब तब आप, क्योंकि कर्वेचर बना मतलब प्रेशर डिफरेंस है, और लैप्लास लॉ ये प्रेशर डिफरेंस का लॉ है। ये तो हमने एज अ स्पेशल केस ड्रॉप और बबल पे लगा दिया, राइट। So whenever you have curved surface, you can say delta P equal to 2T by R if there is one free surface, 4T by R if there are two free surfaces. तो दोनों methods are good. तो I hope यहाँ तक clear है। Good. तो your homework is to revise at home. अब this marks the end of first part of this chapter, which is hydrostatics. So now we are moving towards the next part, which is न्यूमेरिकल्स। पार्ट 1 का दूसरा पार्ट, दैट इज न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 2.1। आई टोल्ड यू आई विल टेल यू व्हेन टू टेक आउट योर नोट्स। तो नाउ आई विल फर्स्ट कंप्लीट दिस एग्जाम्पल एंड देन यू विल बी गिवन टाइम। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2.1। टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 and ρ2। Two different liquids of density ρ1 and ρ2 exert the same pressure at a certain point. Point certain है मतलब point fix है। उस फिक्स पॉइंट पे दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब समझ जाओ कि दोनों लिक्विड का हाइट सेम नहीं होगा, राइट। What will be the ratio of heights? सेम नहीं था, ऐसे रेशो पूछा, राइट। What will be the ratio of heights of the respective liquid columns? तो पहले क्वेश्चन को समझ लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हमारे पास दो डिफरेंट लिक्विड है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। तो आई विल टेक द सेम कॉलम। इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे नीचे, सम पॉइंट लेट अस से ए। इस ए पॉइंट के ऊपर दो लिक्विड अलग अलग से हैं, नहीं तो बोलोगे कि दो लिक्विड का डबल प्रेशर। दे आर टेलिंग यू कि दो लिक्विड अलग अलग एक एक करके लिए। तो इफ आई फर्स्ट टेक वन लिक्विड, दिस इज लिक्विड नंबर 1 अप टू हाइट h1, फिर वही पॉइंट ए, उसके ऊपर दूसरा लिक्विड रख दिया तो होगा सेम प्रेशर। तो सेम प्रेशर होने का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, हाइट विल नॉट बी सेम। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे अगर आपके पास
सेम प्रेशर है ड्यू टू टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, तो हाइट सेम नहीं होगा। तो सेकेंड केस में जो हाइट है इट विल बी h2। तो लेट अस टेक हाइट हियर एज h2। तो ये जो हाइट है ये है h2, लेकिन प्रेशर क्या है, सेम। तो प्रेशर in the first case P1 is equal to pressure in the second case P2. What is pressure? H rho g. तो H1 rho 1 g equal to H2 rho 2 g, g और g कैंसल। तो H1 अपॉन H2 कितना, rho 2 by rho। हो गया, क्वेश्चन खत्म। Done. This is the solution of this question. Next question, एग्जाम्पल 2.2। तो इस क्वेश्चन में कुछ एज सच था नहीं, सेम पॉइंट है। एक लिक्विड का हाइट h1 है, दूसरे का h2 है, प्रेशर सेम है P1 इक्वल टू P2, बट प्रेशर h rho g, तो h1 rho 1 g इक्वल टू h2 rho 2 g। तो h1 by h2 is rho 2 by rho 1। अगला क्वेश्चन, a swimmer is swimming in a swimming pool at 6 meters below the surface of water. Calculate the pressure on the swimmer due to water. This is also simple, extremely simple question. हमें गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, हमको गिवन पैरामीटर में दिया है डेप्थ। डेप्थ कितना है, 6 मीटर। और क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और क्या दिया है, जी की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, प्रेशर। हमको फाइंड करना है प्रेशर। हमको फॉर्मूला पता है क्या, यस। तो दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग। दे आर चेकिंग टू थिंग्स, कि क्या आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, दूसरा क्या आपको कैलकुलेशन करने आते हैं, सिंपल। तो इफ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, यू नो प्रेशर इज h rho g, you know h is 6, you know this is 1000, you know this is 9.8। एक काम करना, एक जीरो इसको दे देना, 100 रह गया, 98 सिक्सा, 98 सिक्सा 100 सिक्सा कर लो 600। मतलब हमने दो 6 को 588 पक्का, ठीक है 588, तो इट इज 588 करेक्ट। तो क्या किया, इसका एक जीरो इसको दिया, मतलब ये 100 रह गया। ये 98 इंटू 6 आप बता रहे हो 588, और ये क्या है 100, तो ये आ जाएगा, ये 10 पावर 2, जिनको दिख नहीं रहा उसके लिए पॉइंट, तो ये 10 पावर 2, और मैं इधर पॉइंट लगा देता हूँ 5.88, और 10 पावर 2 और 2 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, एग्जाम्पल 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ओनली थिंग वाज टू चेक इफ यू रिमेंबर h rho g, एंड कैलकुलेशंस आपको आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पे दे दी। हमारे पास एग्जाम्पल 2.3 में बोला है अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हम पास्कल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में एक मास्टर होता है, 4 स्लेव होते हैं। यू हैव मास्टर सिलेंडर एंड 4 स्लेव सिलेंडर्स, राइट। मास्टर सिलेंडर के साथ ब्रेक पैडल होता है। मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है उसका रेडियस है R1, स्लेव सिलेंडर का जो सिलेंडर है उसका पिस्टन का रेडियस है R2। तो मैंने लिख के रखा है R1 R2, ऐसा हमने पहले नहीं लिखा था, डजंट मैटर। किसी को तो R1 बोलना पड़ेगा, किसी को R2 बोलना पड़ेगा। तो आई विल से 1 मतलब ब्रेक पैडल, क्योंकि F1 इनवर्ड फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ब्रेक पैडल। तो ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस है R1, स्लेव सिलेंडर के रेडियस को बोल दिया R2। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास, तो पहले तो आपको कार का मास दे दिया। तो गिवन पैरामीटर में मास दिया है कितना, 1000 किलोग्राम। Having speed of 50 किलोमीटर पर आवर, speed of 50 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है।
तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। अब ठीक है, इतना रखो, सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो इफ यू वांट। 9 जा एंड दिस इज 25 जा, 25 5 जा कितना होता है 125/9 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, आगे बोला है हैज अ सिलिंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो किसका, ब्रेकिंग सिस्टम का, hydraulic brake system of a car of mass 1000 having a speed of 50 km/h has a cylindrical piston of radius 0.5 cm. तो do not come to conclusion, हमको पता नहीं ये मास्टर का बोल रहे हैं कि स्लेव का बोल रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द स्लेव सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ 2.5, तो 0.5 किसका हो गया फिर, मास्टर का। गुड, तो आपको पता लग गया कि मास्टर का मतलब R1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना है कि नहीं बाद में देखते हैं उसको। स्लेव का कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और वैसे भी बाय डिफॉल्ट मास्टर पिस्टन का सिलेंडर उसका जो रेडियस होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू स्लेव, क्योंकि स्लेव कहाँ है, व्हील्स को है, व्हील्स तो डेफिनेटली बड़ा होता है ना कंपेयर टू ब्रेकिंग सिस्टम। देन if a constant force of 100 न्यूटन is applied on the brake, मतलब F1, मतलब जो भी ड्राइवर होगा वो जब ब्रेक पेडल को प्रेस करेगा वो कितना फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, राइट। आगे बोला है what distance the car will travel before coming to stop, मतलब आपने ब्रेक दबा दिया, after you apply brake the car will travel certain distance, तो वो डिस्टेंस कितना। अब ये क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पूछा है, आपको डायरेक्टली बोल दिया है व्हाट इज एस, व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद गाड़ी रुक जाएगा। इसको कॉम्प्लिकेट करके जेई नीट में आता है, वो बोलते हैं कि साथ में फ्रिक्शन भी है ना, कहाँ पे, टायर एंड रोड सरफेस, फिर वो ऐसा बोलेंगे द फ्रिक्शनल कंपोनेंट ड्यू टू टायर एंड रोड सरफेसेस, तो दो रिटार्डेशन आ गए, इसमें एक ही रिटार्डेशन है, इसमें रिटार्डेशन कहां से है, ब्रेकिंग सिस्टम से है। ऐसा एडिशनली अगर आपको फ्रिक्शन बता दिया रोड एंड टायर में, तो दो रिटार्डेशन होंगे, एक होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू टायर एंड रोड, और एक होगा ये ब्रेकिंग सिस्टम का रिटार्डेशन। तो ठीक है, अभी एक ही है तो एक ही है, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। सबसे पहले हाउ डू यू गेट टू एन आंसर, हाउ डू यू फाइंड आउट, कैसे फाइंड करोगे एस। देखो अब दो, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है पहले देख लो, इनिशियल स्पीड है ओके, फाइनल स्पीड भी है 0 क्योंकि स्टॉप होगा ना, तो फाइनल स्पीड कितना 0। देन एफ भी बताया है, लेकिन ये एफ कहाँ पे है, ब्रेकिंग सिस्टम पे है। इन रियलिटी गाड़ी को रोकता कौन है, स्लेव सिलेंडर। ये मास्टर का फोर्स है, मास्टर का फोर्स नहीं चलेगा, मास्टर का काम सिर्फ प्रेशर जनरेट करने का, कहां पे, मास्टर सिलेंडर पे। मतलब F1 फोर्स गाड़ी को रोक नहीं रहा है, F2 रोक रहा है। तो पहले फाइंड करो व्हाट इज F2, मतलब स्लेव सिलेंडर जब बाहर की तरफ मूव होगा तो कितने फोर्स से होगा, मतलब F2 फाइंड करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले पास्कल्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज पास्कल्स लॉ, व्हाट इज पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड एट master cylinder is transmitted instantly and undiminished at the slave cylinder, मतलब P1 equal to P2, correct। What is P1, F1 upon A1, what is P2, F2 upon A2, now clear। What is A, what is A, pi R1 square, A2 is pi R2 square, तो F1 upon R1 square equal to F2 upon R2 square। तो ये पहला फॉर्मूला आपको लगने वाला है, यहां से आपको F2 मिल जाएगा, क्योंकि R1 और R2 तो पता ही है, F1 भी पता है तो F2 मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला हमको क्या फाइंड करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एस फाइंड करना है, v square equal to u square plus 2as, v square equal to u square plus 2as। अब प्रॉब्लम है कि आप बोलोगे ए नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, मास पता है, यस। फोर्स निकाल, फोर्स तो फाइंड कर रहे हो ना, हाँ, तो व्हाट इज एफ, एम ए, तो व्हाट इज ए, एफ बाय एम, कौन सा एफ, F2,
क्योंकि गाड़ी को रोका किसने, F2 ने, F1 ने नहीं। F1 ने सिर्फ प्रेशर जनरेट करने का काम किया था। तो इफ यू नो दिस मच, अब ये हमको वैल्यूज डालने हैं एंड डन। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, यू विल जस्ट पुट वैल्यूज एंड डन। तो सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट इज F2। व्हाट इज F2? व्हाट इज F2? R2 by R1 का स्क्वायर इंटू F1। मैंने इसलिए बोला था कन्वर्ट मत करना, बाद में भी जरूरत ही नहीं पड़े। R2 इज R1 इज 2.5 अपॉन 0.5 कितना, 1 and 5 करेक्ट। तो 5 स्क्वायर कितना 25, F1 कितना 100 तो ये आ जाएगा 2500। तो F2 मिल गया 2500। देखो मैंने बताया था अ स्मॉल फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज फोर्स, 100 न्यूटन का बन गया डायरेक्टली 2500 न्यूटन। ये हो गया। देन हमको v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, उससे पहले चाहिए रिटार्डेशन। नाउ रिमेंबर दिस इज रिटार्डेशन। a is F2 by m. What is F2? 2500. What is m? 1000. So what is a? 2.5 meter per second square. Correct. तीसरा v square equal to u square plus 2as. v square is 0, u square 125 by 9, 125 by 9 का स्क्वायर 125 by 9 इंटू 125 by 9। मैं स्क्वायर नहीं करने वाला हूं, करना है तो कर लो। यू शुड नो 9 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है। व्हाट इज 125 का स्क्वायर? 1565। कैसे फाइंड करते हो उसका? यू मस्ट नो वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिक है, यू नो एनी नंबर एंडिंग विथ 5 इसका स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर लिख दो, पहले नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वैसे ही 125 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर लिख दो, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो। व्हाट इज 12 into 13? अरे 12 into 12 तो पता ही है ना, 144। मतलब 144 में 12 ऐड करो 15625, 15625 प्लस 2as। व्हाट इज a? 2.5। अब एक छोटी सी गलती है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, s फाइंड करना था। ये रिटार्डेशन है तो बाय डिफॉल्ट ये लिखोगे नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना रिटार्डेशन। हाँ तो मैंने बोला था, आई टोल्ड यू ये मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, पर कर दिया। क्यों नहीं? ये 5 बनने वाला है और वो 125 into 125 में एक तो कम से कम कैंसिल हो जाएगा। 125 into 125, this is 5s equal to 125 into 125 upon 81। 1 जा 25 जा। अब इसको सॉल्व करो। 125 into 25, no pen paper। 125 into 25 मतलब 125 into 10 plus 125 into 10 plus 125 into 5। 125 into 10 पता नहीं क्या, 1250, 1250, 1250, 2500। What is 1250 का हाफ? 625। तो 2500 में 625 ऐड करो, 3125, 3125, 3125 by 81, 3125 by 81 by 81। करेक्ट। रफली ऊपर 3200 है, नीचे 80 है, 40। 3200 3200 नीचे 80, एक 0 गया, 320 by 8 40, अप्रोक्सीमेटली 40। एग्जैक्ट देखोगे तो 40 से थोड़ा कम आएगा। अभी एग्जैक्ट आ कितना रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है 38.5। डन। So this is 38.5 meter. Right? This is how you are supposed to solve this question.